तो आज हम इस वीडियो में मिडल ईस्ट मिस्ट्री के दूसरे पार्ट को खोलेंगे और सीक्रेट्स को बाहर निकालेंगे। बहुत सारा एक्साइटमेंट होगा, बहुत नई नई चीज़ें पता चलेंगी। तो इस मिडल ईस्ट के खेल की चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी कि जिसने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है वो उसको ज़रूर देख ले, और दूसरी ये जो हम शुरुआत करने वाले हैं इसको भी ध्यान से सुने। तो हम थे हिजबुल्ला। हिजबुल्ला कहाँ पर है? हिजबुल्ला बैठा है लेबनान में। तो लेबनान में उन्होंने पेजर अटैक करके हिजबुल्ला के केडर को टैकल किया। दूसरा, उन्होंने देखा कि भाई ईरान हमास का समर्थन करता है सीरिया के थ्रू, जहां पर बशर अल असद की सरकार थी। तो उन्होंने बशर अल असद की सरकार को मोसाद के एक कोवर्ट ऑपरेशन, जो कि अमेरिका की CIA के साथ मिलकर सीरिया में रेजिम चेंज किया, जो हाल ही में हमने पिछले साल देखा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जब ये चीज हो गई तब इजराइल को ये समझ आया कि अब हमें ईरान को भी एक धक्का देना है। और इस कॉन्टेक्स्ट में इजराइल और ईरान के बीच एक 12 दिन की झड़प हुई जो इसी साल हुई। तो ये 3 स्ट्रेटेजीज अपनाकर हमास को कमजोर कर दिया गया। ईरान का जो पूरा एक सप्लाई चेन बना हुआ था सीरिया से लेकर लेबनान से लेकर गाजा पट्टी तक, उसको तोड़ दिया गया। और प्रॉब्लम कहाँ आई? असली प्रॉब्लम यहाँ आई, इजराइल ने पिछले लगभग 6 महीने से बार बार कतर को भी ये बात बोली कि आप अपने इस पॉलिटिकल ऑफिस को बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल ऑफिस हमास को आपने खोल के रखा है इसकी अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम हमास से किसी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे। और बातचीत इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारा गोल है हमास को मिलिट्रीली डिस्ट्रॉय करना। इस कॉन्टेक्स्ट में जब इजराइल ने कतर को ये बात बार बार बोली, कतर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कतर को पैसा ईरान से आता है, कतर को पैसा टर्की से आता है। और ईरान और टर्की ने बार बार ये बात कतर को बोली कि आप अगर हमास के पॉलिटिकल ऑफिस को इजराइल के कहने पर बंद कर देंगे तो दिक्कत ये होगी कि हमास तो जाएगा ही जाएगा, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी अफेक्ट होगी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में पिछले हफ्ते इजराइल ने कतर के ऊपर फाइनली एक अटैक किया। उसके अटैक का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो हमास के उन पॉलिटिकल ऑफिसर्स को टारगेट करके उन पॉलिटिकल ऑफिसर्स को मारना चाहती थी, पर वैसा हुआ नहीं। कतर में जब उसने अटैक किया तो इस अटैक के तहत एक चीज तो प्रूव हो गई कि यहाँ पर कुछ सिविलियन मर गए। अब दिक्कत ये थी कि ये मैसेज सऊदी अरेबिया को बड़ा चुभा। सऊदी अरेबिया को इसलिए चुभा क्योंकि सऊदी अरेबिया को अब ये लगने लगा कि यहाँ पर एक ऐसा स्टेट था कतर, जो कि ईरान के कहने पर, टर्की के कहने पर मिलकर इजराइल के साथ पहले तो नेगोशिएशन कर रहा था लंबे समय से, और इजराइल भी बिना डिप्लोमेटिक रिलेशन कतर के साथ रखने के बजाय 2012 से लेकर आज तक 13 सालों से उसकी टेरिटरी में जाकर नेगोशिएशन कर रही थी। और एक चीज गौर कीजिए कि इजराइल अगर कतर जाकर हमास के पॉलिटिकल लीडर से बातचीत करेगा तो वो बिल्कुल भी अमेरिका की सहमति के बिना तो होगी नहीं। यानी कि अमेरिका खुद इस चीज में मिला हुआ था। सऊदी अरेबिया को पिछले हफ्ते के इस अटैक के बाद डर ये लग रहा है कि यहाँ पर अमेरिका और इजराइल की सहमति से वो पॉलिटिकल ऑफिस बना रहा था। उस पॉलिटिकल ऑफिस में ये जो चीजें चर्चा हो रही थी, अब जब उस चर्चा की आवश्यकता नहीं है तो इन्होंने उसी टेरिटरी को, जिसको नर्चर करके सपोर्ट करके क्रिएट किया था कतर को कि आप एक रीजनल मीडिएटर बने, आज उसको तोड़ने के लिए आ गए। तो सऊदी अरेबिया को ये लगने लगा इस बात का डर कि कल को किसी चीज तो नहीं, अगर किसी चीज तो नहीं हो जाएगी तो कहीं ये मेरा साथ भी ऐसा ही ना करें। और इस डर से एक ऐसे डिसीजन को जन्म दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ? इस कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया। ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट आज सऊदी अरेबिया को एक गारंटी देता है पाकिस्तान के थ्रू इजराइल के एक अटैक के लिए। अब आप कहेंगे कितनी बेहुदा बात बोली मैंने। आप सोचेंगे पाकिस्तान एक फेल हो चुका देश सऊदी अरेबिया को कैसे बचाएगा। यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि आज सऊदी अरेबिया जैसे देश, तो क्या पाकिस्तान जैसे निकम्मे देश की आवश्यकता है कि वो उस देश से सिक्योरिटी ले। यहाँ पर अगर आप इस चीज को नहीं समझे तो इसलिए नहीं समझे क्योंकि आपको एक पॉइंट नहीं मालूम होगा या वो क्लिक नहीं किया होगा कि असली ताकत पाकिस्तान की आर्मी नहीं कुछ और है। पाकिस्तान का जितना भी न्यूक्लियर आर्किटेक्चर है, आज जितने भी न्यूक्लियर आर्सेनल पाकिस्तान के अंदर पड़े हुए हैं, वो सारे न्यूक्लियर आर्सेनल और आर्किटेक्चर पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया की मदद से
बने हैं सऊदी अरेबिया की मदद से। और सऊदी अरेबिया के पैसे से बनने के मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया आज की डेट में यही पाकिस्तान को कहने की कोशिश कर रहा है कि उस समय तो हमने तुम्हारी मदद की थी इस न्यूक्लियर आर्किटेक्चर को डेवलप करके बनाने की, आज मौका है उसका रिटर्न हमें दीजिए। और रिटर्न कैसे दीजिए? रिटर्न इस तरीके से दीजिए कि अब कल को अगर मान लीजिए पहली बात इजराइल हमारे ऊपर कोई अटैक करता है, क्योंकि इजराइल का व्यवहार अमेरिका की तरह एरेटिक होगा, यदि इजराइल हमारे ऊपर अटैक करता है तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज तय है कि पाकिस्तान के वो न्यूक्लियर वेपन्स आज एक सिक्योरिटी गारंटी बनेंगे सऊदी अरेबिया के लिए। तो पाकिस्तान को जब हम ये मेंशन करते हैं यहाँ पर और ये कहते हैं कि पाकिस्तान आज की डेट में सिक्योरिटी गारंटी है, तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस नहीं बल्कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन आर्किटेक्चर है, आज पहली बात तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, इस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट का ऑब्जेक्टिव सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू इजराइल के तहत एक सिक्योरिटी गारंटी ऑफर करने का पैकेज है। यहाँ पर आने वाले समय में इनफैक्ट 6 महीने के अंदर अंदर आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी अम्ब्रेला में सऊदी अरेबिया को भी कवर करेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। और पाकिस्तान ने वो न्यूक्लियर वेपन सऊदी अरेबिया को बार बार बोल के ये बनाया था कि ये हम सारे सुन्नी मुसलमानों के वेपन हैं। पाकिस्तान के जितने लिटरेचर और किताबों को आप पढ़ते हैं तो पाकिस्तान बार बार इस चीज़ों को उजागर करता रहता है कि हमारा सुन्नी बॉम्ब है, अगर हिंदुओं के पास भारत में एक बॉम्ब है, सुन्नियों के पास अपना भी एक बॉम्ब होना चाहिए, क्योंकि क्रिश्चियंस के पास अपना एक बॉम्ब है और यहूदी यानी कि ज्यूज के पास अपना एक बॉम्ब है। तो ये गेम खेल कर एक आइडेंटिटी क्राइसिस के तहत पहले तो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के पैसे से ये बॉम्ब बनवाया था। तो सऊदी अरेबिया आज यही गेम चाह रहा है कि मुझे पहली बात एक सिक्योरिटी गारंटी मिले कि कल को मान लीजिए, अब हम यहाँ पर यही नहीं कह रहे कि अगर मान लीजिए इजराइल ने सऊदी अरेबिया पे अटैक किया तो कल को इजराइल के इस अटैक के बाद सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करके इजराइल पे अटैक करेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर 2 चीज़ों पर गौर कीजिए। पहली चीज़ कि एक न्यूक्लियर लेवल की अम्ब्रेला प्रोटेक्शन सऊदी अरेबिया को मिलना इजराइल के लिए एक डिटरेंस होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में डिटरेंस चलता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, डिटरेंस के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि कल को इजराइल अगर मान लीजिए सऊदी अरेबिया पर अटैक करता है तो पाकिस्तान अपने आर्म्ड फोर्सेस के कुछ लोग भेज देगा इजराइल से लड़ने के लिए सऊदी अरेबिया के पास, और वो सऊदी अरेबिया के बिहाफ पर जाकर जो है इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच लड़ाई लड़ेंगे। वही प्रॉक्सी कॉन्सेप्ट को जो पहले पीएलओ के थ्रू हो रहा था और फिर हमास के थ्रू हो रहा था, और कल को अगर मान लीजिए इजराइल ने किसी तरीके से सऊदी अरेबिया को तंग करने के लिए कुछ और हरकत भी करी, जिसमें वो चाहे डायरेक्ट अटैक करे, कॉवर्ट अटैक करे, उसकी रिफाइनरीज पर अटैक करे, उसके ऑयल पर अटैक करे, तो वही अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए सऊदी अरेबिया इस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के तहत पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को बुलाकर अपनी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए और अपने न्यूक्लियर आर्किटेक्चर का जो उसका पूरा ऑयल आर्किटेक्चर है उसको एक अम्ब्रेला के तहत प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका भारत पर क्या असर होगा आज? इनफैक्ट अगर आपने गौर किया हो वो ये है कि जब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, उसी के तुरंत चंद मिनटों के अंदर अंदर सऊदी अरेबिया की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन ऑफिशियल लेवल पर आया कि ये पैक्ट का भारत से कोई नाता नहीं है, ये पैक्ट भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्तों को किसी तरीके से भी इम्पैक्ट नहीं करता। सऊदी अरेबिया ने ये तक क्लैरिफाई कर दिया कि जो भारत से हमारे रिश्ते हैं वो इस पार्टिकुलर एस्पेक्ट से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि ये सारा एक रीजनल डायनेमिक्स के नज़रिए से हो रहा है और आई बिलीव कि इस वीडियो के बाद अब आपको ये रीजनल डायनेमिक्स जो मैंने बताई हैं अब आपको स्पष्ट तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो इसको भारत के ऊपर और भारत की सुरक्षा के ऊपर कोई खामियाजा नहीं है। हाँ, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, जैसा कि हमेशा वो करता है। भारत के साथ वो आतंकवाद को कभी बंद नहीं करेगा। आतंकवाद की हरकतें उसे आगे भी करनी है, करते ही उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक पॉज में है, बंद नहीं हुआ है। क्योंकि हमने ये चीज़ क्लैरिफाई कर रखी है कि पाकिस्तान को आप अपनी तरफ से कोई गतिविधि करके देखिए, अगर टेररिज्म दोबारा किया उसका खामियाजा और रिस्पॉन्स आपको डेफिनेटली मिलेगा।
तो आई होप कि इस वीडियो के बाद अब आपको ये चीज़ की क्लैरिटी कम से कम आ गई होगी कि यहाँ पर ये जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, ये आज रीजनल पावर प्ले के तहत अनफोल्ड हो रहा है, लेकिन इस पैक्ट का खामियाजा मिडल ईस्ट पे होगा, मिडल ईस्ट के ऑयल सप्लाई चेन्स पे होगा, मिडल ईस्ट की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पे होगा, और उन लोगों के लिए एक ज़रूरी चेतावनी जो दुबई में गोल्डन वीज़ा के सपने देख रहे हैं। जितने भी ये इंडियंस आज भाग रहे हैं दुबई, ये सोच सोच के कि दुबई जाकर मकान लेकर गोल्डन वीज़ा ले लेंगे, उनको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि इस तरीके से भारतीय नागरिक आज की डेट में कतर भी भागे थे, और आज इजराइल ने जब कतर पर बॉम्ब मार के उसको ये हरकत करके दिखा दिया है, कतर के बाद अगला टारगेट दुबई भी हो सकता है, रियाद भी हो सकता है। तो दोबारा मिडल ईस्ट में इस प्रकार से जाकर प्रॉपर्टी खरीद के भाग जाने के टाइम पर सोचिएगा जरूर कि टेम्पररी लेवल पर रिलीफ तो मिल जाएगा, पर लॉन्ग रन में ये एरिया हमेशा से वोलेटाइल था, वोलेटाइल है और वोलेटाइल रहेगा। खैर, ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए था, खास करके जिनको ये प्रॉपर्टी दिलचस्पियां आजकल चढ़ी हुई हैं, क्योंकि हाल ही में 1 महीना पहले आपने देखा होगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक 23 लाख का गोल्डन वीज़ा निकाला था। सोच समझ के थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से डिसीजन लीजिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आई बिलीव आपको ये मिडल ईस्ट के डायनेमिक्स यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। आने वाले समय में जिस प्रकार से सिचुएशन अनफोल्ड होती है देखेंगे, और जैसे जैसे सिचुएशन अनफोल्ड होगी नए वीडियोस के तहत और एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे। धन्यवाद।